नमस्कार, मैं श्यामा मिश्रा और आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जो है अभिप्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत, या इसको हम कहें मांग या आपूर्ति का सिद्धांत, या नाभिकीय सिद्धांत कहें, या मानवतावादी सिद्धांत कहें, जो कि किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। अब्राहम मैस्लो ने, देखिए, अभिप्रेरणा में दो सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला सिद्धांत जो है वो आपका मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है, और दूसरा सिद्धांत जो है वो आपका ये अब्राहम मैस्लो साहब का सिद्धांत है। अच्छा, इनका जो ये सिद्धांत है, मांग या आपूर्ति का सिद्धांत कहें या पदानुक्रमित सिद्धांत कहें, ये सिद्धांत जो है वो मानवता पर आधारित है। ये मनुष्य को सर्वोच्च मानते हैं, समग्र मानते हैं। इनका मानना है कि मनुष्य में चिंतन और विवेक पाया जाता है, इसलिए मनुष्य जो है वो संसार का सर्वोच्च प्राणी है। ठीक है। दूसरी, अच्छा, इनका जो इन्होंने ये मानवतावादी संप्रदाय की नींव रखी है, मानवतावादी संप्रदाय के जनक कहे जाते हैं। इनका जो ये मानवतावादी संप्रदाय है वो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के बाद आया है। फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय है, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय है, उसके बाद में मानवतावादी संप्रदाय का जन्म हुआ है, जो कि अब्राहम मैस्लो जिनके आध्यात्मिक जनक कहे जाते हैं। अच्छा, जहाँ एक तरफ आपके फ्राइड महोदय ने कहा कि उन्होंने 3 प्रकार का बताया है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो 3 प्रकार का होता है, जो कि इदम, अहम और पराअहम से प्रभावित होता है। इन्होंने कहा कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसका जो मूल चालक है वो आपका इदम है, और इदम मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यानी इन्होंने इदम को क्या कहा कि ये एक प्रकार का राक्षसी प्रवृत्ति होती है जो कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, जिसमें सिर्फ जो व्यक्ति होता है वह स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। इसको जो उसका इन्होंने अपने वर्गीकरण में जो सेकंड स्टेज बताई वो अहम की बताई। अहम जो होता है वो थोड़ा समाज से प्रेरित होता है, तो इसलिए इदम थोड़ा दब जाता है। यानी अहम जो है वो अपने प्रभाव के कारण इदम को थोड़ा सा दबा देता है। यानी मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो सामाजिक संपर्क में आकर के कुछ कम प्रभावी हो जाती हैं। उसके बाद एक बड़ा अहम है जिसमें उच्च नैतिकता पाई जाती है। तो इन्होंने कहा वैसे जो मनुष्य का मुख्य व्यवहार है वो इदम पर, इड पर ही निर्भर करता है, मूल प्रवृत्तियों पर ही निर्भर करता है। मनुष्य तो अपने मन का करना चाहता है, लेकिन जब वो समाज के संपर्क में आता है तब वो थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। तो इसके विपरीत अब्राहम मैस्लो साहब का जो ये सिद्धांत आया, मानवतावादी सिद्धांत इसको कहा जाता है, इन्होंने मानवतावादी संप्रदाय का इन्हें जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य उसे कोई इदम नहीं चलाता है। मनुष्य समग्र प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है, वो सोच विचार कर ही समाज में व्यवहार करता है, वो मूर्ख नहीं है। ठीक है। ये इस सिद्धांत में बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है उसकी कुछ मांगें होती हैं। पूरे संपूर्ण मानव का अगर विश्लेषण कर लिया जाए तो कुछ मांगें होती हैं, उस मांगों के अनुसार व्यक्ति जो है वो अभिप्रेरित होता है और क्रियाशील होता है। तो आइए इनके सिद्धांत को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि अब्राहम मैस्लो साहब का जो ये आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत है ये इन्होंने कब दिया था? तो ये 1954 में दिया था। कब दिया था? 1954 में दिया था। इन्हें मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो साहब को मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। ये मनुष्य की समग्रता में विश्वास करते थे। इनके अनुसार क्या है कि मनुष्य कोई इदम नहीं चलाता। मनुष्य कोई दिमाग में उसके कोई राक्षस नहीं होता है। ठीक है। यानी मनुष्य को कोई इदम नहीं चलाता है। मनुष्य खुद समग्र है, उसके अंदर विवेक है। इन्होंने मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना है, चिंतनशील प्राणी माना है। ठीक है। तो मनुष्य समग्र है, ये मनुष्य की समग्रता में विश्वास रखते थे। मनुष्य हर समय किसी न किसी आवश्यकता से प्रेरित होता है। इनके अनुसार क्या है कि मनुष्य क्रियाशील होगा ही नहीं अगर उसके पास आवश्यकता नहीं होगी। हम लोगों ने भी अभिप्रेरणा में इस चीज़ को पढ़ा है कि अगर हमारे पास आवश्यकता नहीं होगी तो हम क्रियाशील नहीं हो पाते हैं, है ना। तो
यही अब्राहम मैस्लो साहब ने कहा है कि मनुष्य हर समय किसी न किसी आवश्यकता से प्रेरित होकर ही अपना व्यवहार करता है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, लोकप्रिय पुस्तक है, जिसका नाम है अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व। ये आप लोग ध्यान से नोट कर लेना। अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व इनकी लोकप्रिय पुस्तक है और बहुत फेमस है। उसके बाद इनके सिद्धांत के और नाम देख लीजिए। एक तो यही पदानुक्रमित सिद्धांत हो गया, दूसरा है मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है कि यानी ये जो मांगे इन्होंने, ये आप इधर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये 5 स्टेप में इन्होंने अपनी मांगे दी हैं, ठीक है। तो ये जो मांगे हैं वो केंद्रीय मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को नाभिकीय मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। मानवतावादी सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मानव को सर्वोच्च माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है, विवेकशील माना है, चिंतनशील माना है, ठीक है। इसलिए इनके सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। पूरे मानव जीवन की बड़े अच्छे से व्याख्या की है इन्होंने। पदानुक्रमित सिद्धांत, इन्होंने हर ज़रूरत को, हर मांग को स्टेप बाय स्टेप क्रम से पदों के हिसाब से अरेंज किया है, लगाया है, तो पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहा जाता है। आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो 5वां और सर्वोच्च लेवल है वो क्या है, आत्म सिद्धि की मांग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं इनका जो ये सिद्धांत है किस क्रम से चलता है, कैसे क्या इसका है प्रोसेस, वो देखते हैं। इनका जो ये सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत में 5 चरण बताए हैं, 5 स्तर बताए हैं। पहला है शारीरिक मांग, दूसरा सुरक्षा की मांग, तीसरा समाज की मांग, चौथा सम्मान की मांग और 5वां आत्मसिद्धि की मांग या स्वयथार्थीकरण की मांग। इसमें आपको याद करने हैं ये स्टेप और सीरियल बाय सीरियल ही याद करने हैं, कहीं कोई गड़बड़ेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न बनता है तो प्रश्न कैसे बनता है कि सबसे निम्न स्तर की मांग कौन सी है, तो शारीरिक मांग। सबसे उच्च स्तर की मांग कौन सी है, तो आत्मसिद्धि की मांग, ठीक है। सबसे निम्न स्तर की मांग, सबसे निम्न, ठीक है, निम्न स्तर कौन सा है, शारीरिक मांग। और सबसे उच्च स्तर आत्मसिद्धि की मांग, ये सबसे उच्च है, ठीक है। सबसे निम्न शारीरिक मांग और सबसे उच्च आत्मसिद्धि की मांग या स्वयथार्थीकरण की मांग। अब देखिए कि जो शारीरिक मांग है, शारीरिक मांग को हम लोग जैविकी मांग भी कहते हैं, जैविक मांग कह सकते हैं, या ये जन्मजात होती हैं, जैविकी मांग भी कहते हैं, या प्राथमिक मांग भी कहते हैं। प्राथमिक क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए सबसे पहले है। प्राथमिक मांग जैसे भोजन, पानी, आराम, काम, मलमूत्र त्याग, ये 5 ऐसी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जो कि शारीरिक मांग के अंतर्गत आती हैं। और ये भोजन, पानी और आराम, ये कैसी मांगे हैं, 3 तो चक्रीय मांगे हैं, चक्रीय मांग, ठीक है। इनका एक चक्र चलता है कि जैसे अगर हमें भोजन सुबह 9 बजे मिला तो 12 बजे फिर से भूख लगती है, शाम को 4 बजे फिर कुछ लगता है कि मिल जाए, फिर रात में 8 बजे, खुद ही चक्री होती है, एक निर्धारित समय में चलती रहती हैं, दोबारा मांग इनकी होती रहती है, ठीक है। तो इन्हें चक्रीय मांग भी कहा जाता है। शारीरिक मांग कहें या जैविकी मांग कहें या प्राथमिक मांग कहें, कौन है, भोजन, पानी, आराम, काम, मलमूत्र, ये आपकी प्रथम स्टेज में आती हैं शारीरिक मांग, सबसे निम्न स्तर है ये, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, अब जब व्यक्ति की शारीरिक मांग पूरी हो गई, भोजन पानी की व्यवस्था हो गई, आराम की व्यवस्था हो गई, अब क्या है, उसे सुरक्षा की मांग चाहिए। जैसे मान लीजिए पहली आवश्यकता पूरी हो गई, उसके बाद फिर थोड़ा सा धन इकट्ठा करने लगे, अब पेट तो भर गया है, प्यास तो बुझ गई है, अब क्या है कि सुरक्षा की मांग के तहत क्या, एक मेरा घर भी हो, है ना। तो सुरक्षा की मांग के अंतर्गत क्या आएगा, मकान बनाना, धन इकट्ठा करना कि थोड़ा हम अपनी पीढ़ियों को भी दे दें, धन इकट्ठा करना। और जैसे उसके बाद स्वास्थ्य की मांग भी इसी के अंदर, सुरक्षा के अंतर्गत हमें स्वास्थ्य की बड़ी चिंता रहती है तो हम लोग स्वास्थ्य बीमा करा लेते हैं या बीमा पॉलिसी ले लेते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, सुरक्षा की मांग की। अब हमें सुरक्षा चाहिए, चाहे वो शारीरिक सुरक्षा हो, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा हो, तो पहले
आपकी शारीरिक मांग होगी। शारीरिक मांग पूरी होने के बाद हमें क्या लगता है कि अब हमारा एक घर भी हो, घर हो गया तो अब हमारे पास थोड़ा पैसा भी हो, पैसा भी हो गया तो अब क्या है कि ला हम हमारा जो जीवन है उसे सुरक्षित करने के लिए कोई बीमा पॉलिसी ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो ये सब क्या है, सुरक्षा, चाहे शारीरिक सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा हो। दूसरी मांग हमारी क्या है, सुरक्षा की मांग है। तीसरी मांग देखिए, तीसरी मांग है समाज की मांग। अब क्या हो गया, हमारे पास थोड़ा बहुत धन भी हो गया, परिवार भी हो गया, हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी करा लिया। अब हमें क्या लगता है कि हमारे पास धन तो है, मकान तो है, कि अब इस मकान में रहने वाले भी कोई हों। तो तीसरी मांग क्या होती है, समाज की मांग होती है। क्या होती है, समाज की मांग, जहाँ क्या है अब हम एक से दो हों तो हमें परिवार की आवश्यकता होती है, पड़ोसी की, कि हम लेन देन किसके साथ करें, किसके साथ उठ के बैठें, किसके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करें। पड़ोसी, रिश्तेदार हो हमारे जिनके यहाँ हम आए जाएँ, मित्र हों, हमारे सहयोगी हों। ठीक है, तो तीसरी मांग कौन सी है, समाज की मांग। तीसरी मांग कौन सी है, समाज की मांग है। पहली शारीरिक मांग, जहाँ अपनी मूलभूत जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरी सुरक्षा की मांग, जहाँ हमें घर भी चाहिए, धन थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, बीमा वगैरह करा लेते हैं, यानी सुरक्षा, हर टाइप की सुरक्षा, चाहे वो शारीरिक सुरक्षा हो चाहे आर्थिक सुरक्षा हो। ठीक है, सुरक्षा की मांग। तीसरी, अब हमारे पास घर भी हो गया, मकान भी हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत धन भी हो गया, हमने अपने आप को भी सुरक्षित कर दिया, बीमा पॉलिसी वगैरह भी ले ली। ठीक है, अब हमें क्या लग रहा है कि अब इस धन को खर्च करने वाला भी हो कोई, घर में रहने वाला भी हो कोई, समाज में रहने वाला कोई हो, तो अब हमें क्या लग रहा है, समाज की आवश्यकता महसूस होती है कि अकेले भाई कब तक रहें। तो क्या होता है, हमें परिवार की आवश्यकता, जुट जाते हैं परिवार बनाने में, पड़ोसी, आस पड़ोस, ठीक है, रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार भी हों, मित्र हों, सहयोगी हों। तो ये तीसरी मांग कौन सी है, समाज की मांग। फिर अब ये तीन जब हमारे पास हो गई, समाज भी हो गया, समाज में हमारे पास परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, सब सहयोगी सब हो गए। अब फिर उसके बाद क्योंकि मानव की आवश्यकताएं जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ती जाती हैं। अब जब इतना हो गया है तब हमें क्या लगता है कि सम्मान की मांग, अब सम्मान की मांग जनरेट होती है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, यानी लोग हमें हमारे व्यक्तित्व से जाने कि मैं कौन हूँ। जैसे मैं टीचर हूँ तो लोग हमें हमारे नाम से जाने कि मैं पर्सनली, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो क्या है। तो चौथी जो मांग है वो कौन सी है, सम्मान की मांग है। तो उसमें क्या हमें चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। समाज में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, समाज सहयोगी कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें प्रशंसा हो, लोग हमारी सराहना करें कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठा और प्रशंसा ये हमारी सम्मान की मांग के अंतर्गत आती हैं। और सबसे लास्ट जो मांग है वो है आत्मसिद्धि की मांग या स्वायथार्थीकरण की मांग। स्वायथार्थीकरण का मतलब जानते हैं, स्व माने स्वयं और यथार्थ माने जानना, अपने आप को वास्तविकता में जानना कि मैं कौन हूँ। मेरा जो नाम दिया है वो हमारे पेरेंट्स ने दिया, अगर ये नाम ना देकर कोई और नाम देते, ठीक है, तो हम उस नाम से जाने जाते। मेन है कि वास्तविकता में हम कौन हैं, हमारी स्मृति लेवल कितनी है, हमारी बुद्धि कितनी है, बौद्धिक क्षमता कितनी है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम अंतःशील हैं या अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी हैं, हम चिंतनशील हैं, हमारा ध्यान कैसा है। तो ये सब क्या है, ये स्वायथार्थीकरण, अपने आप को जानना। पांचवी मांग या सर्वोच्च मांग जो होती है वो क्या है, स्वायथार्थीकरण, जहाँ अपने आप को जाना जाता है कि मैं कौन हूँ। या आत्मसिद्धि की मांग, आत्मसिद्धि क्या है, यानी एक तरीके से क्या होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन, जहाँ ये हो जाता है कि नहीं अब ईश्वर ही सर्वोच्च है। ये क्योंकि यहाँ ये जो चार मांगे हैं, शारीरिक मांग, सुरक्षा मांग, समाज की मांग और सम्मान की मांग, यहाँ हमसे कुछ ना कुछ चाहिए और हमें भी दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए। लोगों को भी हमसे चाहिए और हमें भी लोगों से कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जो ये पांचवें स्तर की मांग है, यहाँ हम देना तो चाहेंगे लेकिन लेना नहीं चाहेंगे, या मिले तो सही ना मिले तो सही। ये इसीलिए स्वायथार्थीकरण की मांग कही जाती है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को समझे, अपने आपके जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझे। ठीक है, तो ये पांचवी और सर्वोच्च मांग, ये जो पांचवी मांग आपकी है आत्मसिद्धि की मांग या स्वायथार्थीकरण की जो मांग है, ऐसे लोग आपको 100 में मात्र 3% मिलेंगे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, महात्मा गांधी हुए, श्री अरविंद घोष हुए, आपके जितने भी समाज सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय हुए,
दयानंद सरस्वती हुए, ठीक है। अब कैसे थे, आत्मसिद्धि की मांग के कैटेगरी में ये लोग आते हैं, इसलिए इनका जो परसेंटेज है वो कितना है, मात्र 3% होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के विषय में सोचें, अपने स्वार्थ के विषय में ना सोचें, जो अपनी शक्तियों को पहचाने कि मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। बाकी तो हम यहाँ सिर्फ अर्जन करने में लगते हैं, कभी शारीरिक ज़रूरत पूरी करते हैं, कभी सुरक्षा की ज़रूरत पूरी करते हैं, कभी समाज की ज़रूरत पूरी करते हैं, कभी सम्मान की ज़रूरत पूरी करते हैं कि अब हमें प्रतिष्ठा चाहिए। ये लोगों को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, इनको समाज नहीं चाहिए। संबंध हैं तो सही, संबंध नहीं है तो सही, समझ रहे हैं। सिर्फ देना, अगर हो सकेगा तो दूसरों का अच्छा कर देंगे, बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जो है बहुत कम पाए जाते हैं, यानी 100% में आपको 3% ही ऐसे लोग मिलेंगे। तो सबसे उच्च क्वालिटी की मांग कौन सी है, आत्मसिद्धि की मांग है। और सबसे निम्न क्वालिटी की मांग कौन सी है, निम्न स्तर की, तो शारीरिक मांग है। समझ गए, ये आपका स्टेप है। अब प्रश्न कैसे बनता है, पहले तो इनका सीरियल इधर उधर डिस्टर्ब कर देते हैं कि इस सीरियल को सही से लगाइए। तो आपको 5 स्टेप आने चाहिए कि सब सर्वोच्च कौन है और निम्न कौन है, या निम्न से सर्वोच्च पूछ देंगे, अरेंज करने के लिए बता देंगे कि सबसे आरोही अवरोही क्रम में पूछ लेते हैं कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। तो ये याद होना ज़रूरी है, इनको याद करना पड़ेगा। याद क्या मतलब, अगर आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएगी। अब देख लीजिए, उच्च स्तरीय मांग में इन्होंने 3 मांगे रखी हैं। उच्च स्तर में 3 रखी है, कौन कौन सी, समाज की मांग, सम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग। ये उच्च स्तरीय मांग रखी हैं, उच्च स्तरीय 3, और 2 रखी हैं आपकी निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय। क्योंकि ये जो 2 मांगे हैं, शारीरिक मांग और सुरक्षा की मांग, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, वो भी अपना शारीरिक जरूरत भी पूरी करते हैं और अपना घर भी बनाते हैं, घोंसला भी बनाते हैं, मान भी बनाते हैं, जानवर बनाते हैं अपना रहने के लिए। तो ये जो ज़रूरतें हैं ये तो जानवर भी पूरी कर लेते हैं, इसलिए इनको निम्न स्तरीय रखा गया है। और ये उच्च स्तरीय रखी गई हैं क्योंकि ये जो मांगे हैं, ये 2 मांगे और 3 ये मांगे, ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, इसे कोई पशु पक्षी या जानवर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो निम्न स्तरीय मांग में 2 आते हैं आपके, शारीरिक मांग और सुरक्षा की मांग, और उच्च स्तरीय मांग में आते हैं समाज, सम्मान और आत्मसिद्धिकरण की मांग। अब देखिए एक और इनके इसमें सिद्धांत में एक चीज़ उन्होंने और बताई है, 2 वर्डों का इन्होंने प्रयोग किया है। वो है एक प्रयोग किया है डीमोटिवेशन, डीमोटिवेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाव अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। और एक बोला है बी मोटिवेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्धक अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, ठीक है। डीमोटिवेशन में इन्होंने ये 4 स्टेप बताए हैं, 4 स्टेप, ये 4 स्टेप बताए हैं डीमोटिवेट में, डीमोटिवेशन में ये 4 स्टेप बताए हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे पास किसी न किसी चीज़ का अभाव ही बना रहता है जिसकी ज़रूरत हम पूरे जीवन करते रहते हैं। डीमोटिवेट में इन्होंने ये डीमोटिवेशन में, ठीक है, डीमोटिवेशन यानी अभाव अभिप्रेरणा, जिसमें ये 4 स्टेप बताए हैं। और एक बताया है बी मोटिवेशन, तो बी मोटिवेशन में जिसको हम लोग बोलते हैं वर्धक अभिप्रेरणा, वर्धक अभिप्रेरणा, इसमें सिर्फ ये 5वां आता है आत्मसिद्धि की मांग या स्वयथार्थीकरण की मांग। क्योंकि ये वर्धक है, ये बढ़ने वाली है, यहाँ अभाव नहीं रहता है, बढ़ने वाली है। तो 2 शब्दों का इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया है, एक डीमोटिवेशन अभाव अभिप्रेरणा और एक बी मोटिवेशन वर्धक अभिप्रेरणा। वर्धक में 5वीं आती है जिसको सर्वोच्च बोलते हैं, और डीमोटिवेशन में ये 4 स्टेप आते हैं। स्तर अलग हैं, जो हमने अभी बताया था कि उच्च स्तरीय में 3 आते हैं और निम्न स्तरीय में 2 आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ बी मोटिवेशन और डी मोटिवेशन को हमने बताया कि डी मोटिवेशन में 4 स्तर आते हैं, प्रथम 4, और बी मोटिवेशन में 5वां स्तर आता है। ये मानवता को विशेष मानते थे, मानव पर इन्होंने विशेष अध्ययन किया है। उन्होंने कहा ये 5 मांगे हैं जो मनुष्य पूरे जीवन में पूरी कर पाता है, उसमें भी जो 5वीं मांग है
उसको हर व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। केवल 100% में 3% लोग ही इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी 4 ये जो हैं स्टेप, इन्हीं में मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है। अधिकांश यहाँ तक आ पाते हैं कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी पहचान हो, बस यहाँ तक आ पाते हैं। आत्मसिद्धि की मांग तक नहीं जा पाते। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें उच्च नैतिकता पाई जाती है, वही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो ये सिद्धांत पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। सिद्धांत कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। इनकी फेमस पुस्तक जो है वो अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व है। इनके सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत, आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत। क्यों कहा जाता है मैंने सबका सेंस बता रखा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य हर समय किसी न किसी आवश्यकता से ही प्रेरित होकर क्रियाशील होता है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो हम क्रियाशील ही नहीं हो पाएंगे। तो सिद्धांत बहुत मज़ेदार था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को मोटिवेट ज़रूर रखिए, क्योंकि अंतः प्रेरणा ही महत्वपूर्ण है। कोई आपको बाहर वाला फोर्स करके आपसे कोई कार्य कराता है तो आप कार्य तो करते हो, लेकिन उतना सुकून नहीं मिलता है। उस कार्य को 100% नहीं दे पाते हो। उस कार्य में समय लगता है। किसी भी कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए आपको आत्म प्रेरित होना पड़ेगा, है ना, स्वयं करना पड़ेगा। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के पास जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। कोई दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता है। आपको अपने बल पर करना पड़ेगा। इसलिए मोटिवेट रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।